समय समय पे आपको प्रगतिशील किसान और वैज्ञानिकों से और डॉक्टरों से मिलवाते रहते। जैसे अपनी खेती के संगे संगे आप मुख्य रूप से अपनी खेती में पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय है। जैसे बुंदेलखंड की मुख्य पशु नस्लें और पोषण एवं आय का आधार विषय पर हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आमंत्रित किया डॉक्टर पूजा तांबोली, वैज्ञानिक पशुधन उत्पादन प्रबंधन, भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी से। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले कि हमारे जो श्रोता भाई हैं तो उनको जब बुंदेलखंड में आजकल अपन देख रहे हैं कि पशुधन है, तो खास तौर से हमारे बुंदेलखंड के रहने अच्छी नस्लें कौन कौन सी हैं और कैसे पहचाना जाए? बुंदेलखंड में हमारे कई देसी नस्ल हैं, जिसमें गाय की नस्ल है, भैंस है, भेड़, बकरी। इनमें मुख्य रूप से गायों में अगर हम देखें तो इसमें है किनकथा, और भैंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें है हमारे यहाँ जो मुख्य नस्ल है वो है भदावरी, और बकरी की जो मुख्य नस्ल है वो है बुंदेलखंडी। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं भेड़ की ओर, तो भेड़ की जो नस्ल है यहाँ पे वो है जालौनी। इसके अलावा कुछ जिलों में जमुनापरी बकरियां भी पाई जाती हैं, जो दूध और बच्चों दोनों के लिए जानी जाती है। बिल्कुल। और सबसे पहले ये बात कर लिया गाय की नस्लों के बारे में बताएं, जैसे केन कथा गाय की क्या खूबियां हैं और कैसे पहचाने इसको? जो केन कथा गाय है जी, वो यहाँ पे केन नदी है जी, उसके नाम से केन कथा का नाम पड़ा है जी। और कहीं कहीं स्थानीय जो लोग हैं वो लोग इन्हें केन वारिया के नाम से भी जानते हैं। जी, जी। इसकी जो मेन खासियत है वो ये है कि ये जो गाय होती हैं ये छोटी होती हैं, दूध ज़्यादा नहीं देती हैं, लेकिन इनकी ये खासियत है कि इनका जो बैल होता है वो मजबूत होता है, हल चलाने, गाड़ी खींचने जैसे कई कामों में बेहद उपयोगी होता है। मतलब कृषि के उद्देश्य से बहुत अच्छा होता है ये जानवर। इसमें यह है कि चूंकि इसका जो आकार है वो छोटा होता है, इसलिए क्या होता है कि कम दाने चारे पानी में भी वो पल जाती हैं, और साथ ही साथ ये खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ पे एक जो दूसरा मतलब पहलू ये है, कभी कभी जो मेले त्योहार होते हैं इनमें इन बैलों की बैलगाड़ी दौड़ की प्रतियोगिताएं भी कहीं कहीं आयोजित होती हैं। तो एक चीज ये अच्छी है। दूसरी बात ये है कि जो किनकथा गाय होती हैं वो यहाँ का जो जलवायु है उसके लिए अनुकूलित है, ज़्यादा बीमार नहीं पड़ती, क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। इसलिए यहाँ के लोग इन्हें ज़्यादा अगर पालें तो वो उन्हें ज़्यादा लाभ प्राप्त जैसे इस गाय को दूध की दृष्टि से देखा जाए तो कितना मात्रा में देती हैं? दूध देखिए, दूध की दृष्टि से इस गाय का जो उत्पादन क्षमता है वो बाकी नस्लों जैसे साहीवाल है और थारपारकर है उनके अपेक्षा कम है। लगभग 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो तक होती है। अच्छा। है ना। लेकिन इनका जो मेन जो अच्छी चीज़ें हैं वो ये है कि जो इनके बैल है वो ज़्यादा अच्छा है, जो कि खेती में किसानों के लिए सहायता है। डॉक्टर साहब ये बताइए, हम बात करेंगे भैंस के बारे में। जो हमारे श्रोता भाई हैं जो भैंस के बारे में जानना चाहिए, जो किसान भाई हैं कि अच्छी भैंस हम नस्ल कैसे पालें और कौन सी नस्ल अपने बुंदेलखंड के लाना अच्छी रहे? देखिए, भैंसे तो आप जानते हैं कि भैंस जो है, जो गायों की अपेक्षा भैंसों में क्या होती है, यहाँ के जो कठोर जलवायु है उनसे लड़ने की क्षमता उसमें अच्छी होती है, और साथ ही साथ जब ये आजीविका और पोषण दोनों की दृष्टि से अहम है। यहाँ का जो मुख्य नस्ल जैसे कि हमने बताया कि भदावरी है, इसका जो मेन खासियत जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है वसा। इसमें सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा होती है, जिसके कारण दूध की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। वसा की मात्रा अधिक होने के कारण इनका जो मूल्य होता है वो भी दूसरे भैंसों की अपेक्षा इनके दूध का मूल्य ज़्यादा होता है। अच्छा। जो हमारे किसान भाई तो कैसे इनको पहचाने, इनको के ये भदावरी हमारी या देसी है, कैसे मालूम पड़ता है? इनका भी एक यह है कि इनका जो मेन बनावट है, इनका रंग है, इसके दृष्टि से हम इसको पहचान कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इनकी जो टांगे होती हैं वो छोटी होती हैं, और जो इनका शरीर का रंग होता है वो तांबे जैसा होता है, और साथ ही साथ इनके गले में सफेद कलर का घेरा होता है, जिसको कॉलर भी बोलते हैं। कुछ स्थानीय भैंसें इनके जैसे दिखती हैं, लेकिन इनका जो मेन खासियत वो है कि वो तांबे कलर का होता है, और साथ ही साथ इनमें दूसरे भैंसों की अपेक्षा दूध में वसा की मात्रा ज्यादा होती है। और एक जो अच्छी बात यह है इसके लिए कि इनमें भी क्या होता है कि जो यहाँ की कठोर जलवायु जैसे अधिक ठंडी है, गर्मी है, उनमें लड़ने की क्षमता इसमें अच्छी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी अच्छी होती है। अब क्या करते हैं कहीं कहीं लोग किसान ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए लोग मुर्रा नस्ल के भैंस की ओर जाते हैं, लेकिन उनमें
और इनमें दोनों में जब हम तुलना करते हैं जी। तो इसमें यह है कि भदौरी का जो आकार है वो छोटा होता है, तो इसमें क्या है कि जो उनको लागत आती है वो जी। कम आती है, चाहे आप पोषण के मामले में ले लो, चाहे उनके जब आवास की ओर भी आप जाएंगे तो यहाँ की जलवायु के लिए भी वो अनुकूलित रहती है। लेकिन दूसरे साइड अगर हम मुर्रा की ओर जाएं तो मुर्रा को एक तो आवास के लिए भी उनको अच्छी व्यवस्था चाहिए, उनको पंखे चाहिए, वो मतलब इस जलवायु के लिए उतना अनुकूलित नहीं है, इसलिए उनकी व्यवस्था में ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, उनके भोजन में, उनके दाना पानी में भी खर्च ज़्यादा आएगी। तो वैसे जैसे जो दूध की मात्रा अच्छी बढ़े तो इसके लिए खान पान के लिए हमारे किसान भाई किस बातों का ध्यान रखें, खान पान के लिए क्या करें? अच्छा, जो खान पान का सबसे अच्छा ये है कि अगर दूध ज़्यादा चाहिए तो उन्हें क्या है कि चारा तो सभी लोग देते ही होंगे, हरा चारा है, भूसा है, ये तो चलता ही है। उसके साथ साथ हम लोगों को क्या है, एक दाना की ओर भी हम लोगों को जाना चाहिए। दाने का सही अनुपात होना जरूरी है। उसमें ये नहीं है कि हम केवल मक्का ही मक्का दे रहे हैं, केवल खली ही खली दे रहे हैं, उसका भी एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। अगर किसान भाई अपने घर में ही दाना तैयार करना चाहें तो उसके लिए अनुपात का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि मक्का है, जौ है, ये ऊर्जा का स्रोत है, इसका लगभग 30% वो उसमें रखें। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है खल। खली में चाहे मूंगफली हो, चाहे बिनौला हो, चाहे वो सरसों की खली हो, इनका भी लगभग 30% उसमें अनुपात रखें। फिर जब हम चोकर की बात करते हैं, चाहे चने की हो चाहे गेहूं की हो, तो उसका जो है लगभग 18-19% उसका रखें। देखिए, खनिज मिश्रण सभी लोग जो है ध्यान नहीं देते, कुछ किसान भाई तो खनिज के मिश्रण के बारे में जानते भी नहीं, लेकिन खनिज का मात्रा होना जरूरी है उनके दाने में कम से कम 2%, और साथ ही साथ नमक की मात्रा कम से कम 1%। इतना करके वो दाना बनाए और प्रति 2 किलो दूध पे 1 किलो दाना उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो किसान भाई हैं वो अपने जानवरों का पोषण का ध्यान रखें। साथ ही साथ जैसे कि हमारा जो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है, ये चारे पे काम करता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के चारे की वैरायटीज जो है वो डेवलप की गई हैं, जो कि प्रोटीन युक्त है और साथ ही साथ अधिक उत्पादन भी बढ़ाती हैं। तो ऐसे जो भी वैरायटीज़ हैं उसके लिए वो वहाँ जाएं और वहाँ से वो अच्छे अपने मतलब पशुओं के लिए चारे की अच्छी वैरायटीज प्राप्त करें, उसे उगाएं, जिससे उनका पशुओं का अच्छा पालन हो और पोषण। कौन कौन सी बीमारियां लगने की संभावना है? जैसे अगर बरसात का मौसम हो, मौसम चेंज होता तो जब पशुओं में विशेष रूप से बीमारी होने लगती। जी, इसमें क्या है कि मुख्य रूप से बरसात के मौसम में जो उनमें बीमारियां होती हैं वो मुख्य रूप से होती है खुरपका, मुंहपका, लंगड़ा बुखार, और एक होता है गलघोटू है, खुरपका मुंहपका है, लंगड़ा बुखार है। तो ऐसे जो मुख्य जो बीमारियां हैं इनके लिए उनका बचाव करना बहुत ज़रूरी है। और ये लगभग जो खुरपका मुंहपका होती हैं ये बरसात के मौसम में ज़्यादा दिखती हैं, गलघोंटू भी इसी मौसम में ज़्यादा मिलती हैं। जैसे जो हमारे बुंदेलखंड में है तो बकरी पालन कितने का आसार है, किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, बकरी पालन जो है वो एक तरह से हम उनको बोलें कि इनको गरीबों की गाय कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे जो किसान भाई हैं वो इनको कम लागत में इनसे अच्छा जो है उत्पादन ले सकते हैं, चाहे वो मांस के लिए हो चाहे वो उनको बेच करके हो। ठीक है, यहाँ पे जो मुख्य नस्ल है वो है बुंदेलखंडी, जो मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसमें दूध देने की क्षमता बहुत कम होती है, 1 पाव इतना ही होता है, 250 ग्राम के लगभग। और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो मुख्य रूप से जैसे लोग जो है वो देसी नस्लों की ओर जाते हैं, लेकिन अभी हमारे संस्थान ने बुंदेलखंडी नस्ल की बकरी को रजिस्टर किया है। मतलब बुंदेलखंड की बकरी का नाम बुंदेलखंडी के नाम से रजिस्टर हो चुका है। तो कैसे हमारे किसान भाई जाने कि ये बुंदेलखंडी है और कोई नस्ल है, बारबरी है? अब हम इस ओर देखते हैं कि हमको पहचान करना है कि कौन सी बकरी हमारी बुंदेलखंडी है, कौन सी देसी है। तो इसके लिए यह है कि देखिए, इसका जो कलर होता है वो काले रंग का होता है और जो इसका आकार होता है मध्यम होता है और साथ ही साथ ये मजबूत होती है। ये मुख्य रूप से जैसे हमने अभी बताया कि मांस उत्पादन के लिए मुख्य रूप से पाला होता है। तो ये साल में कितनी बार ब्यात करती है, मतलब कितने बच्चे देती है? साल में बहुत सारी बकरियां जो है वो एक बार देती हैं,
ठीक है। इनका लगभग जो प्रजनन जो होता है वो लगभग जैसे हम लोग इसको करवाते हैं मार्च अप्रैल में करवाते हैं और उधर अक्टूबर नवंबर में करवाते हैं, ठीक है। तो लगभग कभी कभी ये क्या करती हैं 1.5 साल में लगभग 2 बच्चे दे देती, क्योंकि जो जेस्टेशन पीरियड जिसको बोलते हैं ब्यात काल, मतलब जो उनका वो होता है लगभग 5 महीने का। तो ये लगभग या तो 1.5 साल में 2 बच्चे देंगी या फिर 1 साल में लगभग 1 बच्चे। और इनका जो संभावना ये है कि एक समय में ये ट्विंस भी दे सकती हैं। मतलब ट्विंस का मतलब ये होता है कि वो एक समय में 2 भी दे सकती हैं, किन्हीं किन्हीं बकरियों में तो 3 भी देने की आई है रिपोर्ट हमारे पास में। और जैसे बुंदेलखंड की बकरी के अलावा और भी अपनी नस्लें हैं, जैसे और भी नस्लें हैं, जमुनापरी नस्ल भी हैं जो बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन इसका एक अच्छा बात यह है कि ये दूध के लिए जाना जाता है। इसमें प्रतिदिन कम से कम 1 से 3 किलो तक दूध हमको मिल सकता है, और ये इस तरह से हम देखें तो ये दूध और मांस दोनों के लिए सही है। और साथ ही साथ किसानों की आजीविका और इनके आय में भी ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। बात कर लीजिए जैसे हमारे किसान भाई हैं जो भेड़ पालन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या विशेषता है कि कौन कौन सी नस्लें अच्छी हैं जो भेड़ों की हैं? भेड़ की जो नस्लें हैं उसमें मुख्य रूप से जो यहाँ पाली जाती है, देखिए ज़्यादातर लोग तो देसी नस्ल की पालते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो नस्ल है वो है जालौनी। जालौनी जो नस्ल है वो भी मध्यम आकार की होती है। इसका जो शरीर सफ़ेद और सिर हल्का भूरा या काला, यही इसकी पहचान है। जी। और साथ ही साथ इसको मतलब मुख्य रूप से इसका भी जो विशेषता है वो ये है कि ये मांस के लिए जाना जाता है। और इनका जो ऊन की ओर जब जाए, क्योंकि जनरली हम लोग जब देखते हैं ऊन पे सोचते हैं कि हाँ उनसे ऊन मिलेगा, लेकिन जालौनी के साथ एक जो वो है वो ये है कि इनकी जो मात्रा और गुणवत्ता होती है उनकी वो बहुत कम होती है। लगभग साल में 400 से 750 ग्राम तक हमको मिल जाता है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये लगभग साल भर की उम्र में 16 से 20 किलो तक वजन हो जाती है और बाजार में बिक जाती है। इस तरह गरीब और भूमिहीन किसानों को नगद आय प्राप्त होता है। इस तरह से हम यहाँ के जो अनुकूलित जो ये नस्लें हैं इनकी और अगर किसान भाई जाएं तो उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर, सही बात है ये तो। और हमारे जो क्षेत्र बुंदेलखंड का, यहाँ भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पशुओं की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। तो आजकल देख रहे हैं जैसे जो हमारे पशुधन है, तो उनको कैसे अधिक से अधिक पशु की जो नस्लें हैं उनको संरक्षण किया जा सके। देखिए जो बुंदेलखंड है ना, यहाँ पे लोग कई पीढ़ियों से पशुपालन कर रहे हैं और यही उनका रोजगार भी है, यही उनकी ताकत है और यही उनकी धरोहर है। और जब हम देखें कि बुंदेलखंड सभी लोग जानते होंगे कि ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पे खेती पर मौसम का बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि जो भी बारिश होती है वो भी अनियमित होती है, जमीनें हैं वो उबड़ खाबड़ है। तो ऐसे में जो पालतू पशु हैं, किसान परिवारों की वही सबसे बड़ी पूंजी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही बात है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि बुंदेलखंड के जो असली ताकत है वो खेती से ज्यादा अपने पशुधन की। और आय की दृष्टि से देखा जाए कि अपने पशुधन कितना उपयोगी है। अच्छा, देखिए आय की दृष्टि से भी हमारा पशुधन बहुत अहम भूमिका निभाता है। जैसे दूध की बिक्री से रोज नकद आय हो जाती है। साथ ही साथ बकरी और भेड़ की बिक्री से भी किसानों को तुरंत पैसा मिल जाता है, क्योंकि ये इनका भी जो जनरेशन इंटरवल है वो कम होता है ना। साथ ही साथ गाय एवं भैंस भी अधिक दूध देते हैं, जिससे दुग्ध व्यवसाय, जैसे हमने अभी बताया कि उनको अधिक दूध अगर चाहिए तो उनको गाय और भैंस की ओर जाना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए एक जो साधन है वो है गोबर से बने खाद और बायोगैस। इस ओर भी लोग जा सकते हैं, जिससे घरेलू ऊर्जा की बचत होगी और अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। इस तरह आर्थिक स्थिति किसानों की मजबूत होगी। बिल्कुल सही बात है। और जैसे हमारे जो किसान भाई हैं, देखो आय अपन को बढ़ाना और गोबर से कई प्रकार के उत्पाद भी अपन बना सकते हैं। देखिए खेती के संगे संगे पशु एक मुख्य व्यवसाय भी है अपना किसान भाइयों का है। अगर देखो खेती अगर आपको अपनी जैविक करना है तो बिल्कुल पशुधन पालना ही पड़ेगा। जी। और हमारे जो किसान भाइयों से आपकी क्या सलाह है, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं चलते चलते? देखिए किसान भाइयों से हम ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादातर जो किसान भाई हैं वो खेती की ओर जाते हैं। खेती की ओर जाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर अच्छे से अपना जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत रखना है तो खेती तो करना ही है। लेकिन खेती में ये समस्या होती है कि जब वर्षा अनियमित होती है और साथ ही साथ अधिक गर्मी ठंडी और मौसम अगर अनुकूलित नहीं है तो उसमें नुकसान हो जाता है। ऐसे में हम ये कहेंगे कि खेती के साथ साथ किसान भाई
पशुपालन करें, और पशुपालन में भी जो यहाँ की अनुकूलित नस्ल है, चाहे वो गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, तो उनमें जो यहाँ के अनुकूलित नस्लों को अपनाएं, उनका उसी हिसाब से फिर उनका ध्यान रखें। और यहाँ की जो अनुकूलित नस्ल है, इसमें यह है कि उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो उनको खर्च कम आएगा, क्योंकि वो उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होगी और यहाँ के जलवायु के लिए वो अनुकूलित है, इसलिए ज़्यादा रख रखाव के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और अभी हमने जिन जिन नस्लों के बारे में बताई है, इन नस्लों के लिए क्या होता है कि उनके भोजन और पोषण, इन सब के लिए भी उनमें लागत कम आती है, तो ये इन नस्लों को पाल सकते हैं और एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब देखो, हमारे आप स्टूडियो में आए, आपने बढ़िया जानकारी निश्चित है कि जो हमारे किसान भाई हैं, तो आजकल जो बुंदेलखंड के किसान विशेषता से आपने जो नस्लें बताई बुंदेलखंड क्षेत्र में, जो पशुपालन है, ग्रामीण जीवन की रीढ़ की हड्डी है, और देश की जो नस्लें हमने जो बताई हैं, तो निश्चित है कि जो किसान भाई उससे जरूर लाभ लेंगे। डॉक्टर पूजा तंबोली जी, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।